हेलो दोस्तों, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग BA प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के निर्धारित पाठ्यक्रमों के अनुसार संविधान सभा का अध्ययन करेंगे कि संविधान सभा क्या होता है। इसके साथ साथ संविधान सभा में कितने सदस्य थे, उन सदस्यों का चयन किस प्रकार से हुआ था, इन सभी बातों का जानकारी आज के इस क्लास में प्राप्त होगा। सबसे पहले देखते हैं कि संविधान सभा क्या है। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है, जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, उन सभी देशों में उस देश का अपना एक संविधान होता है और इस प्रकार से संविधान को बनाने के लिए सबसे पहले एक संविधान सभा का गठन किया जाता है और उस संविधान सभा का उद्देश्य यही है कि अपने देश का एक संविधान हो और उस संविधान के आधार पर देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाए। इसके साथ ही साथ संविधान सभा उस निर्मात्री सभा को कहते हैं जो किसी देश के संविधान का निर्माण करती है। तो यहां से आप देख रहे हैं, संविधान सभा का तात्पर्य सीधे सीधे आपके समझ में आ जाना चाहिए कि वह निर्मात्री सभा अर्थात संविधान को बनाने के लिए जो सभा होती है, वही संविधान का क्या करती है, निर्माण करती है। संविधान सभा के विचार का उदय सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था, परंतु इस सिद्धांत को व्यवहारिक रूप में सर्वप्रथम अमेरिका एवं फ्रांस में ही अपनाया गया था। तो यहां आपने देखा कि संविधान सभा क्या होता है। संविधान सभा उस निर्मात्री सभा को कहते हैं जो किसी देश के संविधान का क्या करता है, निर्माण करता है। इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ था, अर्थात भारत के संविधान को बनाने के लिए मुख्यतः किस प्रकार के और कहां से कितने सदस्यों को लिया गया था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो संविधान सभा का गठन की बात होती है, तो संविधान सभा को गठित करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1934 में, ध्यान दीजिएगा, 1934 में M.N. राय के द्वारा पहली बार मांग की गई थी। इसको आप नोट करेंगे, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। फिर से 1935 में कांग्रेस के द्वारा आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी। फिर से 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव था, उस अगस्त प्रस्ताव में भी अंग्रेजों के द्वारा संविधान सभा का जो प्रस्ताव था उसको मांगा गया, लेकिन यह प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। फिर 1942 में देखेंगे आप, तो क्रिप्स मिशन में भी आधिकारिक रूप से संविधान की मांग को स्वीकार किया गया था, लेकिन यह भी प्रस्ताव क्या हो गया, अस्वीकृत हो गया। और लास्ट में सबसे 1946 में कैबिनेट मिशन के आधार पर, किसके आधार पर, कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का यह गठन किया गया था। और यह संविधान सभा का जो गठन किया गया था, इसमें आप देखेंगे कि 389 सदस्यों की
व्यवस्था की गई थी कि 389 सदस्य होंगे पूरे के पूरे, और इन 389 सदस्यों का चयन इस प्रकार से किया जाएगा। ये सदस्य कहां से आएंगे इसके संबंध में भी उल्लेख किया गया। जो आप यहां देख रहे होंगे कि 389 सदस्य यानी कि 389 सदस्य हमारे संविधान सभा में होंगे, ऐसा क्या बनाया गया, प्राविधान किया गया कि 389 सदस्य हमारे संविधान सभा में होंगे, जिसमें से कहा गया कि 296 मेंबर कहां से होंगे, ब्रिटिश भारत से होंगे। अर्थात ब्रिटिश भारत का तात्पर्य आप समझ रहे होंगे, अर्थात भारत के अंदर जिन प्रांतों पर अंग्रेजों का अधिकार था उसको ब्रिटिश भारत के नाम से जाना जाता था, और यह सभी के सभी सदस्य ब्रिटिश भारत से चुन के आने वाले थे। इस 296 सदस्यों में से 292 सदस्य थे वह भारत के 11 ब्रिटिश प्रांतों से आने वाले थे। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि भारत 11 ब्रिटिश प्रांतों में और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों में क्या हुआ था, कमिश्नरी क्षेत्रों में विभाजित हो गया था। तो इस तरह से 292 सदस्य होंगे, इस 296 सदस्यों में से वह ब्रिटिश प्रांत से आएंगे, और ये 4 जो सदस्य होंगे यह 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से आएंगे। अर्थात इसको आप देखेंगे तो 296 सदस्य होंगे जो ब्रिटिश भारत से होंगे। इसके बाद से 93 अर्थात 93 सदस्यों को देशी रियासतों से लिया गया था। अर्थात उस समय भारत के अंदर अनेक देशी रियासतें भी काम कर रहे थे। तो इस संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत के अलावा, ब्रिटिश भारत के अलावा जो देशी रियासतें थी उन देशी रियासतों से भी सदस्यों को इस संविधान सभा में स्थान दिया गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 389 सदस्यों का यह संविधान सभा का प्राविधान किया गया कि इसमें 389 सदस्य होंगे जो मिलकर के संविधान को बनाएंगे। इसके बाद से संविधान सदस्यों के चुनाव किस प्रकार से हुए थे, कब हुए थे, अर्थात जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के जो 296 सदस्य थे जो ब्रिटिश प्रांत से आने वाले थे, इनका क्या होना था, चुनाव होना था। बाकी जो अभी मैंने आपको बताया है कि 93 सदस्य ऐसे थे जो देशी रियासतों से आने वाले थे। तो यह देशी रियासत के सदस्य निर्वाचित होकर के नहीं आने वाले थे, बल्कि यह मनोनीत होकर के आने वाले थे। इसलिए जो जुलाई अगस्त 1946 में सदस्यों का चुनाव हुआ था वह सिर्फ और सिर्फ 296 सदस्यों का हुआ था, जिसमें से एक बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस उभर करके सामने आई थी, जिसको 296 सदस्यों में से कितने जो है कि सीट प्राप्त हुए थे, 208 सीट सीधे जो है कि कांग्रेस को प्राप्त हुआ था। इसके बाद से मुस्लिम लीग को 73 सीट प्राप्त हुई थी, और उसके बाद से निर्दल को 8 सीट प्राप्त हुआ था, और छोटी छोटी जो पार्टियां थी उनको जो है कि 7 सीटें प्राप्त हुई थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस संविधान सभा के चुनाव में 296 सीटों पर चुनाव होता है, और इसमें से 208 सीट जीत करके कांग्रेस एक जो है कि बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके सामने आती है। इसके साथ ही साथ जो अभी मैंने आपको बताया है
कि 93 सदस्य कहां से आने वाले थे? देसी रियासतों से आने वाले थे, लेकिन देसी रियासतों से कोई भी सदस्य इस संविधान सभा में चुन करके नहीं आए। क्यों? क्योंकि जो देसी रियासतों के नरेश हुआ करते थे, उनका यह मानना था कि हम लोग संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे, हम जिस प्रकार से अपनी रियासत को चला रहे हैं उसी प्रकार से ही चलाते रहेंगे। और इस प्रकार से 296 सीटों पर चुनाव होता है और इसमें अन्य कोई भी सदस्य नहीं आते हैं। इसके बाद से हम लोग देखते हैं मुस्लिम लीग के द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार, अर्थात अभी आपने देखा है कि यहां पर मुस्लिम लीग को 73 अर्थात 73 सीट प्राप्त हुए थे मुस्लिम लीग को, लेकिन मुस्लिम लीग के द्वारा जब संविधान बनाने की बात की गई तो मुस्लिम लीग के सदस्यों के द्वारा क्या कर दिया गया? संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया गया। और संविधान सभा का बहिष्कार करने का तात्पर्य यह है कि मुस्लिम लीग के जो सदस्य हैं उनके द्वारा मुख्यतः यह एक विशेष रूप से हठ रखा गया था कि हमारे लिए एक पृथक देश का स्थापना किया जाए और हम सभी लोग मिलकर के अपने देश के संविधान को बनाएंगे। और इस कारण से मुस्लिम लीग के द्वारा संविधान सभा का क्या कर दिया गया था? बहिष्कार कर दिया गया था। और संविधान सभा के बहिष्कार के तहत ही अब धीरे धीरे यह विचार उत्पन्न हो गया था कि भारत का विभाजन कर ही देना चाहिए, और इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान का यहां विभाजन भी होता है, जिसमें से हम लोग देखते हैं कि जो संविधान सभा का प्रस्ताव है, अर्थात संविधान सभा का मुख्यतः प्रस्ताव क्या थे, इसके संबंध में पहला चीज ये कहा गया था कि भारत एक पूर्णतः स्वतंत्र और प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, जिसके द्वारा स्वयं अपने संविधान का क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही साथ दूसरी बात कही गई कि वे क्षेत्र जो इस समय ब्रिटिश भारत का क्षेत्र है, अर्थात ब्रिटिश भारत के क्षेत्र कहलाते हैं, वह क्षेत्र जो भारतीय रियासत के अंतर्गत आते हैं, ब्रिटिश भारत व रियासतों से बाहर की वे क्षेत्र जो स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं, सब मिलकर के एक क्या कहलाएंगे? संघ कहलाएंगे। और इस तरह से आज आपने देखा कि संपूर्ण भारत विभिन्न जो है कि राज्यों को मिला करके एक देश की स्थापना की गई है, तो ये संघ है, इसीलिए कहा जाता है। और उस समय भी यही कहा गया कि जो भी देसी रियासतें हैं, इसके साथ ही साथ ब्रिटिश भारत के जो क्षेत्र है, उन सभी को मिला करके एक संघ का स्थापना किया जाएगा। तीसरी बात कही गई कि यह तथाकथित क्षेत्र अपनी वर्तमान सीमाओं में अथवा संविधान द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं में संविधान द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार स्वायत्तशाही इकाइयां होंगी, अर्थात अपने आप में संप्रभु होंगी। चौथी बात कही गई कि भारतीय संघ और उसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों में संपूर्ण प्रभुसत्ता का मूल स्रोत क्या होगी? जनता होगी। क्योंकि भारत में कहा गया है कि जो अंतिम शक्ति है वह कहां निहित है? जनता के बीच निहित होती है, क्योंकि भारत में जनता के द्वारा ही जिसको निर्धारित किया जाता है वह शासन करता है। पांचवी बात कही गई कि विधि के अनुसार एवं सार्वजनिक नैतिकता के अधीन सब नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, इसके साथ साथ विचार अभिव्यक्ति की जो है कि स्वतंत्रता होगी, विश्वास, समुदाय निर्माण कार्य की स्वतंत्रता क्या होगी? प्राप्त होगी, जैसा कि हम लोगों को मूल अधिकार के अंतर्गत प्राप्त है। इसके बाद से छठी बात कही गई कि अल्पसंख्यक वर्गों, पिछड़ी जातियों,
जनजातियों के हितों की रक्षा की समुचित व्यवस्था की जाएगी और अपने भारत के संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है वह इन्हीं जातियों के उत्थान विकास के लिए लागू किया गया है। इसके बाद से अगला जो बात है वह है भारतीय क्षेत्र की अखंडता, उसकी भूमि, उसके जलवायु पर उसकी प्रभुसत्ता की रक्षा न्याय एवं सभ्य राष्ट्रों की विधियों के अनुसार की जाएगी। इसके बाद से अगला जो बात कहा गया है वह है यह प्राचीन देश विश्व में अपना अधिकार व सम्मान पूर्वक स्थान प्राप्त करेगा और विश्व शांति तथा मानव जाति के कल्याण में अपना पूर्ण एवं स्वैच्छिक योग देता रहेगा। इस प्रकार से इसमें संविधान सभा के द्वारा पारित उद्देश्य के प्रमुख बिंदुओं को आपने देखा। इसके साथ ही साथ यहां आप देखेंगे कि जब मुस्लिम लीग के द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार किया जाता है, इसके साथ ही साथ जो संविधान सभा की पहली बैठक थी वह 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी और इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसके साथ ही साथ इस 9 दिसंबर 1946 को सिर्फ और सिर्फ 211 सदस्यों के द्वारा ही इस संविधान सभा में भाग लिया गया था और यह मुस्लिम लीग के द्वारा इसका क्या कर दिया गया था, बहिष्कार कर दिया गया था। अर्थात मुस्लिम लीग का कोई भी सदस्य, मुस्लिम लीग के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 73 थी और इन 73 सदस्यों में से कोई भी सदस्य इस संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। और इसके साथ ही साथ देशी रियासतों के जो सदस्य थे, अभी मैंने आपको बताया है कि जो 93 सदस्य थे वह कहां से आने वाले थे, देशी रियासतों से आने वाले थे और ये देशी रियासतों के जो सदस्य थे वह भी इसका क्या कर दिए, बहिष्कार कर दिए। अर्थात संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को जो होती है उसमें न तो ही मुस्लिम लीग का कोई सदस्य आता है और न ही देशी रियासतों के किसी भी प्रकार के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। और इस तरह से फिर से, और इस 9 दिसंबर को जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसके अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। यह भी प्रश्न बहुत बार अनेक प्रकार के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर को हुई। अस्थायी अध्यक्ष पहले बार किसको चुना गया, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि इसकी जो दूसरी बैठक थी वह दूसरी बैठक ठीक 9 दिसंबर के बाद से जो है कि 11 दिसंबर 1946 को की जाती है और इस 11 दिसंबर 1946 को कौन सी बैठक होती है, दूसरी बैठक होती है और इसमें जो स्थायी अध्यक्ष थे उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना जाता है। और यह संविधान सभा की कौन सी बैठक थी, दूसरी बैठक थी। तो इस तरह से दूसरी बैठक में संविधान सभा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्राप्त हो जाते हैं। फिर से हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।